Hello and welcome again dear students to A1 Mathematics. This is Ankit Dwivedi in front of you and लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम लोग। साथ ही साथ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का ही, वो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों ज़रा सा ध्यान से समझना आप इसको कि जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना हो तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, या फिर अगर दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो क्या दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के लिए भी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए? क्या ऐसा कोई कंडीशन है? इस पूरे लेक्चर में हम लोग इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। सो आप इस लेक्चर को पूरा देखना, इसको स्किप मत करना, ठीक है। आओ समझते हैं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हो ए एंड बी, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हो मेरे पास और दोनों का प्रोडक्ट करना हो तो दोनों का प्रोडक्ट दो तरीके से आएगा। पहला जो होगा वो या तो ए बी होगा या फिर बी ए होगा। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हों तो दोनों मैट्रिक्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या या तो वो ए बी होगा या फिर बी ए होगा। अच्छा, मैंने ए बी और बी ए ये अलग अलग क्यों कहा? क्या ये दोनों एक नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। जनरल वे में ए बी और बी ए दोनों अलग अलग हैं। ए बी का मतलब हुआ बच्चों कि ए में बी का मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब कि जो ए है वो है प्री फैक्टर और जो बी है वो है पोस्ट फैक्टर। ए को हम लोग बोलेंगे प्री फैक्टर और बी को हम लोग बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों अगर बी ए है तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि बी में ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स जो बी होगा इसको हम लोग बोलेंगे प्री फैक्टर एंड जो ए होगा इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। अब बात यह है कि ए बी और बी ए डिफाइंड कब होगा? ए बी और बी ए कब डिफाइंड होगा? कैसे हम लोग चेक करेंगे कि ए बी फाइंड आउट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, या बी ए फाइंड आउट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो आइए देखते हैं कि ए बी और बी ए डिफाइंड कैसे होता है। तो नंबर फर्स्ट में AB will be defined if and only if number of columns of A is equal to number of rows of B। अगर A और B दो मैट्रिक्स है, अगर मैं A में B का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो ए बी होगा वो डिफाइंड तभी होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, मतलब कि मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ए बी डिफाइंड होगा, मतलब ए में बी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसी तरह से बच्चों सेकेंड नंबर क्या, बी ए विल बी डिफाइंड BA will be defined if and only if
नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इन बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी होगा वो डिफाइंड तब होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, यानी जितने भी कॉलम्स होंगे किसमें, बी में। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पे भी और यहाँ पे होना चाहिए। तो जितने भी कॉलम्स होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे किसमें, बी में, और नंबर ऑफ रोज ए में, वो अगर आपस में इक्वल होते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि बी ए जो है वो डिफाइंड होता है। अगर मैं शॉर्टकट तरीके से मैं ये कहना चाहूँ कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो कब डिफाइंड होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर, है ना। आप ये देख पा रहे हो अच्छे से कि ए बी डिफाइंड तभी हो रहा है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी ये दोनों आपस में इक्वल है। यानी प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज ये आपस में अगर इक्वल होता है तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो डिफाइंड होता है। इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से बच्चों याद रख सकते हैं। कैसे? अगर मुझे चेक करना हो, हमारे पास दो मैट्रिक्स हो और मुझे चेक करना हो कि उस मैट्रिक्स में प्रोडक्ट की क्रिया हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखेंगे, CR प्रसाद। व्हाट इज मीन्स दैट C दैट मीन्स कॉलन, किसका कॉलन, नंबर ऑफ कॉलम्स किसके, प्री फैक्टर के, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स के, एंड नंबर ऑफ रोज किसके, पोस्ट फैक्टर के, मतलब दूसरे वाले मैट्रिक्स के। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होता है देन P फॉर प्रोडक्ट का काम होता है, यानी प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग ये देखते हैं। अभी तो हम लोग चेक करना सीख लिए कि दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया सकता है। अब अगर प्रोडक्ट किया जा सकता है तो कैसे करते हैं, उसका वर्किंग रूल क्या है, आइए उसको देखते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कि वर्किंग रूल क्या है, दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, मैं जनरल यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, एंड B कोई मैट्रिक्स है, B11, B12, B21, B22, B31 एंड B32। तो अगर हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना होता है तो कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3, और जो मैट्रिक्स B है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2। तो सबसे पहली बात याद करो, मैंने अभी बताया CR प्रसाद। CR प्रसाद का मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब जब दोनों आपस में इक्वल हैं तो प्रोडक्ट की क्रिया तो होगी, लेकिन वर्किंग रूल क्या होगा, कैसे प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, कैसे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, आइए हम लोग उसको समझते हैं। उसके लिए बच्चों हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखेंगे, RC प्रसाद। RC प्रसाद का क्या मतलब है कि पहले मैट्रिक्स का हम लोग रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ
मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैट्रिक्स का रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो देखो क्या होगा, ए बी का मतलब है कि पहले ए है, ए जो है वो प्री फैक्टर है और बी जो है वो पोस्ट फैक्टर है। तो मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31। मैंने पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट की जगह पे रख दिया। फिर मैंने पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और पहले रो और दूसरे कॉलम की जगह पे रख देना है। तो क्या हो जाएगा, A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32। ठीक है। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से हम लोग सेकेंड रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को लेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो क्या आ जाएगा, A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21 प्लस A23 इंटू B31। एंड जब हम लोग फर्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22 प्लस A23 इंटू B32। एंड अगेन अगर मैं थर्ड रो को लूँ, फिर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँ, A31 इंटू B11 प्लस A32 इंटू B21 प्लस A33 इंटू B31। और उसी तरह से बच्चों जब मैं थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो A31 इंटू B12 प्लस A32 इंटू B22 प्लस A33 इंटू B32। तो ये जो है मैट्रिक्स ए बी है, ये जो है वो मैट्रिक्स ए बी है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि हम लोग दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे गुणा करते हैं, है ना। पहले रो को लोगे, बारी बारी से जितने भी कॉलम्स होंगे उन सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लोगे। ठीक है, तो तुमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ जो है वो ए बी तो मैंने फाइंड कर लिया। अगर मैं बी ए की बात करूँ तो क्या यहाँ पे बी ए डिफाइंड होता है क्या, ज़रा सा देख लो। तो बी ए डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, बी जो है वो प्री फैक्टर है, तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, बी में नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं। और ए जो है वो पोस्ट फैक्टर है, तो पोस्ट फैक्टर में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है। एक बार फिर से समझ लो, बी ए को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी दो मैट्रिक्स अगर दिया हो तो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होता है। अभी मैंने बताया है कि पहले मैट्रिक्स का, दैट मीन्स कि प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्री फैक्टर है बी, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो तो 2 हैं, और जो पोस्ट फैक्टर है ए, इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 हैं। तो दोनों आपस में इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब बी ए इज नॉट डिफाइंड, बी ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है बच्चों कि ए बी मे बी डिफाइंड बट बी ए मे नॉट बी डिफाइंड।
और बी ए मे बी डिफाइंड बट ए बी मे नॉट बी डिफाइंड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ए बी डिफाइंड है तो बी ए भी डिफाइंड होगा, या फिर बी ए डिफाइंड है तो ए बी भी डिफाइंड होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए जब भी हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो ये तो जनरल था। अब आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू ये कोई मैट्रिक्स है और B इज इक्वल्स टू ये कोई मैट्रिक्स है। तो अब सबसे पहले तो हम लोग ये सोचेंगे कि क्या दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है, इसको देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन ये है, फाइंड ए बी एंड बी ए बी और बी ए फाइंड करना है मुझे। ए बी का मतलब कि ए में बी का मल्टीप्लाई करना है और बी ए का मतलब बी में ए का मल्टीप्लाई करना है। चलो आओ देखते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। अगर मैं कहूं कि क्या ए बी आप फाइंड कर सकते हो, तो जरा सा देखो कि प्री फैक्टर में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और पोस्ट फैक्टर में जो नंबर ऑफ रोज हैं, ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ए बी डिफाइंड नहीं है, मतलब ए बी फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। अब जरा सा सोचते हैं कि अच्छा चलो ए बी तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, क्या बी ए एग्जिस्ट करता है? देखते हैं बी ए। तो अब देखना पड़ेगा कि B का जो यानी प्री फैक्टर का जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और A के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आपस में इक्वल हैं कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बी ए डिफाइंड है। तो चलो हम लोग बी ए जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो B का वैल्यू जो है 0 1 0 0 2 1 2 3 1 एंड ए का जो वैल्यू है बच्चों वो है 1 2 3 0 4 1। अब हम लोग दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो पहले मैट्रिक्स को रो को लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये मैंने अभी आपको बताया। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो 0 में 1 का मल्टीप्लाई कर लो 0, प्लस 1 में 3 का मल्टीप्लाई करो 3, प्लस 0 में 4 का मल्टीप्लाई करो 0। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो एलिमेंट मिलेगा उसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जगह पे रखना है। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0, प्लस 1 में 0 का मल्टीप्लाई 0 एंड प्लस 0 में 1 का मल्टीप्लाई 0। उसी तरह से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो को उठाएंगे और दोनों के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ 0 एंड प्लस 2 3 जा 6 एंड प्लस 1 4 जा 4। 0 इंटू 2 0 प्लस 0 प्लस 1। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, थर्ड रो को लोगे और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 4 जा 4
एंड 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 1। तो आपका जो नया वाला मैट्रिक्स मिला वो क्या मिल गया बच्चों, जल्दी से बताओ, इसको ऐड कर लो। ये 3 0 10 1 एंड ये 15 एंड ये 5। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स का। अब एक और चीज़ है कि ठीक है मल्टीप्लाई तो कर लिए हम लोग, बट ये सही है कि गलत है ये कैसे पता चलेगा? इसको हम लोग कैसे वेरीफाई कर पाएंगे कि हमने जो मल्टीप्लाई करा वो सही है या गलत है? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो कि आप हमेशा याद रखोगे। एक छोटा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है आओ देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि जो प्री फैक्टर है, इस प्री फैक्टर के कॉलन वाइज इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करो, 1 + 1 क्या 2, 3 + 2 5 + 1 6 और ये 2, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है इसको भी कॉलन वाइज ऐड करो। 5 + 1 6, 15 + 10 25 + 3 28। अब सुनो, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही है या गलत है। इसके लिए मैंने क्या किया कि जो मेरा प्री फैक्टर है, इस प्री फैक्टर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉलन वाइज मैंने ऐड कर लिया है, और हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला है उसके एलिमेंट्स को भी मैंने कॉलन वाइज ऐड कर लिया है। अब इसको मतलब जो मैंने ऐड करा है ये एक रो की तरह काम कर रहा है, और इसको उठा करके दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने पे यही आना चाहिए। अगर ये आता है तो हमारा प्रोडक्ट जो सही है, और अगर नहीं आता है तो फिर गलत है। चेक कर लेते हैं हम लोग। 2 1 ज़ा 2 प्लस 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 4 ज़ा 10, यानी कितना आ रहा है 18 + 2 दैट मीन्स 20 एंड सॉरी बच्चों यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो जाना है, तो 20 एंड 8 दैट इज 28, ठीक है 28 आ गया। ओके, उसके बाद फिर इसको उठाओगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, और आना क्या चाहिए ये आपको पहले से पता है, 6 आना चाहिए। 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 में 0 का मल्टीप्लाई किए 0 प्लस 2 में 1 का मल्टीप्लाई किए 2, तो आप देख पा रहे होगे 4 + 2 6 आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट को चेक किया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला है वो सही है या नहीं है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट। दो मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नाम सुने हैं क्या आप लोग पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स का? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते किसको हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होते हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे बच्चों अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर ये जो दोनों मैट्रिक्स है, अगर ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 3 × 3 ऑर्डर का होगा। अगर ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो भी 2 × 2 ऑर्डर का होता है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर बताओगे, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करोगे और आंसर मिलाओगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है मैंने उसको लिख लेना है। 2 0 7 0 1 0 1 -2 and 1 एंड माइनस लैम्डा
14 लैम्डा, 7 लैम्डा, 0, 1, 6 लैम्डा, -4 लैम्डा, -2 लैम्डा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चूंकि ये 3x3 ऑर्डर का है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 3x3 ऑर्डर का होगा। तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात ऐसा है कि हम लोग मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो बच्चों फर्स्ट रो को लोगे और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 में माइनस लैम्डा का मैंने मल्टीप्लाई जब करना है तो -2 लैम्डा आएगा, एंड 0 में जब 0 का मल्टीप्लाई करोगे वो तो 0 आ जाना है, एंड प्लस 7 लैम्डा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना कि अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जो एलिमेंट मिलेगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट मिलेगा, और इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 1 है। चूंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है इसका मतलब कि दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। और एक और चीज़ है बच्चों कि जब दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा। यानी यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गया 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, सो दैट्स वाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/5। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। अगर आपका आंसर 1/5 आ रहा है यानी ऑप्शन डी आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये तो बड़ा आसान काम है कि मैंने पहले वाले को पहले वाले के साथ किया, बाकी का तो प्रोडक्ट किया ही नहीं है मैंने। तो वो डिपेंड करता है बच्चों क्वेश्चन के ऑप्शन के ऊपर। अगर किसी ऑप्शन में नन ऑफ दीज रहता, अगर किसी ऑप्शन में नन ऑफ दीज रहता, या अगर किसी ऑप्शन में ऐसा रहता कि लैम्डा का वैल्यू डिफाइंड नहीं हो सकता है तो उसके लिए प्रॉपर मुझको पूरा जो सॉल्व करना पड़ता है ना, पूरा प्रॉपर ढंग से इसको सॉल्व करना पड़ता, प्रोडक्ट करना पड़ता। और तब हम लोग क्या करते कि बारी बारी से सबको कभी 1 के बराबर, कभी 0 के बराबर, कभी 0 के बराबर ऐसे करते, और वहाँ जितने भी इक्वेशंस मिलते यदि उन सारे इक्वेशंस से लैम्डा का वैल्यू इक्वल आता तो हम लोग कहते कि लैम्डा का वैल्यू, वो जो इक्वल वैल्यू आता वही होता आंसर। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता कि फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू कुछ और आ रहा है और सेकंड इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू कुछ और आ रहा है, उस स्थिति में, उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि लैम्डा का वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो उस स्थिति में यहाँ पे ऑप्शन हो जाता नॉन ऑफ दिस। बट यहाँ पे वैसा कुछ सिनेरियो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ यही है। तो ऑप्शन में सारा का सारा जो फाइनाइट वैल्यू है, तो इसलिए सिंपल हम लोग क्या किए कि एक ही रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेट कर ली और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिल गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो जैसे कि हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, वैसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर हम लोग 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है, क्या होता है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ है बच्चों कि इफ़ A इज़ an M cross n matrix, B is an n cross P matrix, then AB is an M cross P मैट्रिक्स। पहला प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है? पहला प्रॉपर्टीज कह रहा है कि अगर A कोई मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर दे रखा है M क्रॉस N, और B कोई मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर दे रखा है N क्रॉस P, तो जो AB मैट्रिक्स होगा
जो चूँकि आप देख रहे हो ना कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है और नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो ए बी तो डिफाइंड होना ही है। तो जो ए बी मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होता है बच्चों वो हो जाता है एम क्रॉस पी। क्या हो जाएगा? एम क्रॉस पी हो जाता है। मतलब कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट ये दोनों हम लोग छोड़ देते हैं और ये जो मिलता है इसका पहला और इसका लास्ट, वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है। बात समझ में आई? एक एग्जांपल, जैसे फाइंड ऑर्डर ऑफ x y z a b c d e f g h i and x y z। इसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और तीनों जो है वो कैसा है? प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगा, मतलब तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा, मुझे सिर्फ उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर तो है 1 क्रॉस 3 और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और जो तीसरा वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो आप किसी भी दो में पहले मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी दो में आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर लो, दूसरे तीसरे वाले में मल्टीप्लाई कर लो, है ना। मुझे प्रोडक्ट का एक्चुअल वैल्यू नहीं बताना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो भी आएगा उसका सिर्फ ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। चलो, तो मैंने पहले क्या किया, ये दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है मैंने पहले। तो अगर मैं ये दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट छोड़ दोगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा ये दोनों का, उसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 1 क्रॉस 3। एंड अब अगर मैं इन दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर जब ये दोनों में मल्टीप्लाई मैंने किया और एक जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला उसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 क्रॉस 1 वाले के साथ, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट ये दोनों को छोड़ना होता है, तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 1 क्रॉस 1। तो हमारा जो पहला प्रॉपर्टीज है बच्चों यही है कि अगर A कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का और B कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस p ऑर्डर का, देन AB जो मैट्रिक्स होगा वो होगा m क्रॉस p ऑर्डर का। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज आइए देखते हैं क्या है। तो बच्चों दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, जरा ध्यान से देखो इसको। कह रहे हैं कि इफ AB इज इक्वल्स टू 0 देन इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट A इज इक्वल्स टू 0 और B इज इक्वल्स टू 0 और बोथ आर 0। जैसे कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हो x और y और अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 हो, तो यहाँ से क्या कैलकुलेशन निकलता है? यहाँ से कैलकुलेशन ये निकलता है बच्चों कि या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा या फिर दोनों 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि कौन कौन से सिचुएशन में x इंटू वाई 0 हो सकता है। तो पहला सिचुएशन तो ये है, या तो x 0 हो जाए तो भी x इंटू वाई 0, या फिर y 0 हो जाए तो भी x इंटू वाई 0, या फिर दोनों 0 हो जाए तो भी x इंटू वाई 0। लेकिन बच्चों मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर मैट्रिक्स में क्या होता है? तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो ये बता रहा है मुझे कि अगर AB 0 है, अगर AB 0 है तो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि A 0 होगा या B 0 होगा या दोनों 0 होगा। मतलब दोनों को 0 हुए बगैर भी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। ये कैसे? एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर मान लीजिए A इज इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 1 एंड B इज इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0, तो आप देख पा रहे हो कि A जो है वो तो 0 है नहीं। 0 होने का मतलब यहाँ पे बच्चों नल मैट्रिक्स है, और आप जानते हो नल मैट्रिक्स कहते किसको हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो 0 हो जाए। तो यहाँ पे A जो है वो तो 0 है नहीं,
और बी भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन क्या ए बी ज़ीरो है? तो अगर मैं ए बी को प्रोडक्ट करता हूँ तो देखो ज़रा ध्यान से, 0 × 1 0 प्लस 0, ये तो 0 आ जाना है, फिर 0 प्लस 0 ये भी 0 आएगा, 0 × 0 ये भी 0 आ गया, 0 और ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पे ए 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, बट ए बी जो है वो 0 है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज था। थर्ड प्रॉपर्टीज बच्चों क्या है कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हों तो ए बी मे नॉट बी डिफाइंड, बी ए मे बी डिफाइंड, एंड बी ए मे नॉट बी डिफाइंड, ए बी में बी डिफाइंड। मतलब कि ए बी हो सकता है कि डिफाइंड हो रहा हो जबकि बी ए डिफाइंड नहीं हो रहा हो, और ये भी हो सकता है कि बी ए डिफाइंड हो रहा हो जबकि ए बी डिफाइंड नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन प्रॉपर्टीज है बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव जनरली, बट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव जनरली, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो जनरली कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। तो एग्जांपल क्या है, अगर A = कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, B = कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए बी फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से, फर्स्ट रो को उठाओगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 1 × 2 2 -8 -6 एंड +6, ये तो आ जाएगा 0, एंड 3 -10 3 -10 दैट मीन्स -7 एंड +3 -7 +3 = -4। उसी तरह से बच्चों मैंने सेकेंड रो को उठाकर फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो -8 + 8 ये तो 0 आ जाएगा, +10 एंड -12 +10 -2 +5 -2 +5 3। और वैसे भी आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो है 2 × 3 और इसका जो ऑर्डर है वो है 3 × 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? इसको तो छोड़ देना है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 × 2 होगा। तो हाँ बिल्कुल है 2 × 2। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बी ए फाइंड करते हैं। तो बी ए क्या आना है? बी ए का मतलब पहले बी फिर ए। चलो पहले बी वाले मैट्रिक्स को लिख लो, 2 4 2 3 5 1, एंड फिर ए वाले मैट्रिक्स को मैंने लिख देना है 1 -2 3 -4 2 एंड 5। अब यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, 2 × 1 2 -12 ये आ जाना है -10। फिर फर्स्ट रो को लोगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। तो 2 × 1 2 -12 तो ये आ गया -10, -4 + 6 -4 + 6 2, एंड 3 2 6 + 15 तो ये आ जाएगा कितना, 6 + 15 15 + 5 20 एंड 21 आ गया। उसी तरह से बच्चों सेकेंड रो को लोगे, तीनों कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 1 = 4 -20 4 -20 -16 एंड -8 + 10 -8 + 10 = 2 एंड 12 + 25 12 + 25 कितना, 12 + 25 = 37। ठीक है, ओके। अब थर्ड रो को लोगे और तीनों कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 1 = 2 एंड -4 2 -4 -2 एंड -4 + 2 -4 + 2 ये फिर से -2 एंड 3 2 6
प्लस 5 11। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो? आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि ए बी और बी ए ये दोनों डिफाइंड है, बट ए बी नॉट इज इक्वल्स टू बी ए। तो इस प्रॉपर्टीज़ में बच्चों वही लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव जनरली। ये एडिशन की तरह नहीं है कि कम्यूटेटिव होगा, है ना। जनरली ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसके लिए ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और वो स्पेशल केसेस क्या होते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स विल बी कम्यूटेटिव, और जो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, है ना। सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स को लोगे और उसका प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। और ये आपका होमवर्क है। आपने इसको दो डायगोनल मैट्रिक्स लोगे आप लोग और उसका प्रोडक्ट करोगे, सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट करोगे तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगले लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।